हेलो एंड वेलकम बैक टू सिस्को एसीआई डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आज है लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 12 में हमारे पास है डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन। ये टॉपिक एग्ज़ाम में तो आता ही है, लेकिन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि तुम मुझे ये कुछ ईपीजी या कुछ कॉन्फ़िगर करके दिखाओ। कॉन्फ़िगरेशन तो सब कर सकते हैं, गूगल पे जाइए, पूरी पूरी आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी। असल में इंटरव्यू में देखा जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है कि भाई क्या कर रहे हो या बस कॉपी पेस्ट मार रहे हो। तो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी लैब करो नहीं करो, इंटरव्यू से पहले लेक्चर नंबर 12 देख के चले जाओ। अच्छा, सबसे पहले हमने ये ओवरव्यू किया, कंप्लीट हो गया ओवरव्यू। फिर हमने एसीआई फैब्रिक किया, फिर यहाँ से हमने लैब शुरू की, फैब्रिक एक्सेस पॉलिसीज़ बनाई थी, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोविजनिंग की, फिर हमने L2 आउट L3 आउट किया, इंटर VRF और इंटर टेनेंट कम्युनिकेशन करवाई। अब हमारे पास है जनाब डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन। सिंगल पॉड अभी तक हमने जितनी लैब्स की हैं सब सिंगल पॉड पे की हैं, जैसे कि हमारे पास एक अदर डेटा सेंटर या पॉड है। अच्छा, मैंने पहले शायद बताया था कि अभी मैं जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ डीसी डेटा सेंटर या पॉड, ये इंटरचेंजेबल है। अब आप जो है इसको डीसी कहें या पॉड कहें, बात बराबर है इस लेक्चर में। यहाँ पे हमने टेनेंट्स बनाए थे। उसके बाद हमने वीआरएफ बनाया था, फिर ब्रिज डोमेन, ईपीजी। इसी तरह से हमने दूसरा टेनेंट बनाया, वीआरएफ ब्रिज डोमेन ईपीजी, फिर उसकी कम्युनिकेशन करवाई थी। ये सारा काम हमने सिंगल पॉड में किया था। इस लेक्चर में हमारे पास है मल्टी पॉड और मल्टी साइट, और आईपीएन इसमें ही कवर हो जाएगा। आईपीएन और आईएसएन इसमें मल्टी पॉड मल्टी साइट में कवर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि हमारे पास मल्टी पॉड और मल्टी साइट की लैब्स नहीं हैं। मतलब कि हम लैब परफॉर्म नहीं कर सकते सिमुलेटर में, वो सपोर्टेड नहीं है। तो उसके हम सिर्फ थ्योरी देखते हैं, और ये थ्योरी अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यूज परस्पेक्टिव। ओके, तो अब देखते हैं कि एसीआई फैब्रिक एंड पॉलिसी डोमेन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आई वो थी सिंगल पॉड। इसको हमने कहा कि ये हमारा है रिलीज 1। जितनी हमने लैब्स परफॉर्म की हैं वो सब सिंगल पॉड पे की हैं। हमारे पास एक डाटा सेंटर या एक पॉड था जिसमें हमने टेनेंट्स बनाए, ब्रिज डोमेन बनाए, और फिर ईपीजीज बना के, वीआरएफ ईपीजीज बना के उसमें कम्युनिकेशन करवाई। हमारे पास था सिंगल एपिक क्लस्टर। अच्छी भली खुशी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी, सब काम सही हो रहे थे। फिर ज़रूरत पड़ गई मोर देन वन डाटा सेंटर को कनेक्ट करने की, मतलब डाटा सेंटर इंटरकनेक्शन की ज़रूरत पड़ गई। तो उसके लिए हमने कहा चलो भाई अब क्या करें। उसके लिए रिलीज़ 1.1 आया सिस्को का, 1.1। इसको सिस्को ने कहा कि इसका नाम है स्ट्रेच्ड फैब्रिक। अब स्ट्रेच फैब्रिक की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो उसका जो इम्प्रूव वर्जन आया उसका नाम है मल्टीपॉड विद आईपीएन। तो जब आप मल्टीपॉड टर्म सुने, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज एपिक, सिंगल एपिक क्लस्टर। मल्टीपॉड का मतलब है कितने भी डाटा सेंटर हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है। जो भी चेंजेस मैं एक डाटा सेंटर में करूँगा वो रेप्लिकेट हो जाएगी बाकी डाटा सेंटर में। अब इसमें तो अब क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अगर लेट्स से मेरे पास कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इधर, या कोई ह्यूमन एरर होता है इधर, कुछ कुछ मैस हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो सारी रेप्लिकेट हो जाएगी दूसरी तरफ। मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं हो।
और इसकी एक लिमिटेशन ये भी है कि यहाँ के जो लेटेंसी है वो 50 ms से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये डिटेल आएगी नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब मैं क्या करूँ, इसके लिए सिस्को ने किया मल्टी साइड यूज़ किया। मल्टी साइड जो है, बाय द वे मल्टीपॉड जो है IPN, ये रिलीज़ 2 है। मल्टी साइड के लिए सिस्को ने कहा भाई हम रिलीज़ 3 देते हैं आपको, इसमें आप L3 या L2 कनेक्शन यूज़ करते हुए दूसरी साइड से लिंक कर दें। अब इसकी भी लिमिटेशन थी, तो इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन आया वो आया मल्टी साइट ISN के साथ में। अभी जो ज़्यादातर हर जगह यूज़ हो रहा है वो मल्टीपॉड IPN और मल्टी साइट ISN यूज़ हो रहा है। और जब आप सुने टर्म मल्टी साइट तो पहली चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि अच्छा यार यहाँ पे मोर देन वन डाटा सेंटर्स हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन परस्पेक्टिव। जो कुछ मैं यहाँ पे चेंज करूँगा वो यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं होगा। मतलब इसको मैं एक्टिव और इसको मैं स्टैंड बाय के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरा डाटा सेंटर 1 डाउन भी हो जाता है, कुछ मैस हो जाता है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा डाटा सेंटर 2 पे। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसकी डिटेल्स। ओके, तो देखते हैं कि मल्टीपॉड स्ट्रेच फैब्रिक रिलीज 1.1 का आर्किटेक्चर क्या है। क्योंकि ये मल्टीपॉड है तो जो पहली चीज़ जहन में आनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये सिंगल एपिक क्लस्टर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। मतलब ये जो एपिक क्लस्टर है इसमें मैं जो भी चेंजेस इसको यूज़ करते हुए करूँगा एक डाटा सेंटर में, वो रेप्लिकेट हो जाएगी बाकी डाटा सेंटर्स या बाकी पॉड्स में। और जब सिंगल एपिक क्लस्टर होता है तो हम इसको सिंगल अवेलेबिलिटी जोन भी कहते हैं। अब देखते हैं कि डाटा सेंटर्स आपस में लिंक कैसे हैं, इंटरकनेक्शन कैसे हो रहा है। तो एक डाटा सेंटर की जो स्पाइन है, अब आप एक स्पाइन कनेक्ट करें कि दो करें कि चार करें कि तीन करें, वो डिपेंड करता है आपकी रिडंडेंसी के ऊपर या रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो स्पाइन्स ऑफ वन डाटा सेंटर इज कनेक्टेड टू द लीफ ऑफ द अदर डाटा सेंटर। और लीफ जो दूसरे डाटा सेंटर के स्पाइन से कनेक्ट होता है, इस केस में लीफ 2, 3, 4, 5, उसको ट्रांजिट लीफ या बॉर्डर लीफ भी कहते हैं। अब इस आर्किटेक्चर की कुछ डाउन साइड्स या लिमिटेशंस हैं। पहले तो इसका जो राउंड ट्रिप टाइम है वो 50 ms होना चाहिए, इन लिंक्स का जो डॉटेड लिंक्स है। अगर इससे ज़्यादा है तो हम ये आर्किटेक्चर यूज़ नहीं कर सकते। और इस पूरे एनवायरनमेंट को आप एज अ सिंगल लार्ज फैब्रिक डील करेंगे क्योंकि सिंगल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट है। अब इसमें जो डिवाइसेस या जो स्पाइंस और लीव्स आपस में कनेक्ट हैं उसमें डार्क फाइबर, ईथरनेट और MPLS या DWDM यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, मेरे पास यहाँ तो डायग्राम में दो हैं, फर्स्ट करें दोनों तरफ 6 स्पाइंस लगे हैं, 6 और 6 स्पाइंस लगे हैं, 6 स्पाइंस ईच साइड लगे हैं। अब मुझे कितने लिंक चाहिए, 12 लिंक्स चाहिए। 12 लिंक्स का मतलब है कि मैं रिडंडेंसी के लिए, डाइवर्सिटी के लिए मैं ये मेक श्योर करूँगा कि उनकी जो फर्स्ट हॉप है वो डिफरेंट हो और सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट हो। क्योंकि अगर एक ही सर्विस प्रोवाइडर है, सभी एक ही जगह टर्मिनेट हो रहे हैं, सभी एक ही, सबके फर्स्ट हॉप सेम है और वहाँ नेटवर्क डाउन हो जाता है तो पूरा कनेक्शन बैठ जाएगा। और जितने नंबर ऑफ़ लिंक्स मेरे पास ज़्यादा होंगे उतनी मेरे पास मुझे बजट ज़्यादा चाहिए। तो ये स्केलेबल नहीं है, इसकी इसकी लिमिटेशंस या डाउन साइड ज़्यादा हैं, तो ये कहीं यूज़ भी नहीं होता। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि क्योंकि ये इट्स अ टाइप ऑफ मल्टीपॉड, और जैसे मैंने पहले बताया कि ये लेक्चर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं कि टाइप्स बता दो कि हम किस तरह से कितनी तरह से हम डाटा सेंटर्स को लिंक कर सकते हैं। तो अब
जब मल्टीपॉड की इतनी लिमिटेशन डाउन साइड हैं तो इसका मल्टीपॉड स्ट्रेच फैब्रिक रिलीज 1 की इतनी डाउन साइड लिमिटेशन हैं, तो इसका इम्प्रूव वर्जन आया, वो है रिलीज 2 मल्टीपॉड विद IPN। अच्छा, डेटा सेंटर 1 ये रहा, डेटा सेंटर 2 ये रहा। अब दोनों को लिंक कैसे करेंगे आप? अच्छा, इसमें एक चीज़, क्योंकि ये मल्टीपॉड है तो इसमें यहाँ भी हमारे पास सिंगल एपी क्लस्टर है। अच्छा, तो अब दोनों डेटा सेंटर को लिंक कैसे करेंगे, सवाल ये इंटरव्यू में भी ये सवाल हो सकता है कि आप जो है वो आपको एक्टिव डेटा सेंटर चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो अब इसकी डिटेल देखते हैं। डेटा सेंटर्स को लिंक करने के लिए हमें एक अदद लेयर 3 कनेक्शन दरकार है। वो आपका लेयर 3 कनेक्शन MPLS हो या इंटरनेट हो, इससे मतलब नहीं है, बस वो लेयर 3 होना चाहिए और उसके ऊपर हमारे पास पिम बाई डायरेक्शनल एनेबल होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। अब ये आगे चल के बताते हैं क्यों चाहिए पिम हमें। अब यहाँ पे जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास रूटर लगे हुए हैं, जो स्पाइन लिंक बनाएगा, कनेक्शन बनाएगा IPN के साथ, यह है इंटरपॉड नेटवर्क IPN। इसके ऊपर OSPF यूज़ कर सकता है और ज़रूरी चीज़ ये कि VLAN 4 हो। VLAN 4 कहाँ से आया, कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल याद आना चाहिए। शुरू की क्लास में बताया था कि जो अंडरले आर्किटेक्चर है, जो अंडरले नेटवर्क है, वो VLAN 4 पे चलता है। अब ये क्यों चलता है ये तो मुझे अभी तक नहीं पता चला, सिस्को ने VLAN 4 क्यों रखा है, ये बस VLAN 4 पे चलता है। इसी तरह से दूसरी साइड जो है वो भी VLAN 4 को यूज़ करते हुए OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे वहाँ पे। अब हमारे पास एंड टू एंड कनेक्टिविटी तो हो गई, ये अंडरले कनेक्शन मिल गया हमें। अब देखना ये है कि जो एंड यूज़र की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि याद होगा यकीनन कि यहाँ पे हमारे पास फैब्रिक इसको कहते हैं और यहाँ पे हमारे पास IS रन हो रहा है, कूप रन हो रहा है और पिम है और एक और था VXLAN। ये हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया था, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गया था। अब हमारे पास है जनाब एक अदद एंड यूज़र यहाँ बैठा हुआ है। अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है मैक एड्रेस और IP एड्रेस, वो हमारे पास लोकल स्टेशन टेबल में यहाँ मौजूद है, ग्लोबल स्टेशन टेबल में यहाँ मौजूद है। अब ये दूसरी साइड पे कैसे जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन बाकी डेटा सेंटर को कैसे शेयर होगी, क्योंकि जब एंड टू एंड कम्युनिकेशन करवानी है तो सोर्स और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस और मैक एड्रेस सबके पास होना चाहिए, सब स्पाइंस के पास होना चाहिए। तो एंड पॉइंट की इंफॉर्मेशन को शेयर करवाने के लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वो है MPBGP EVPN। जैसे ही MPBGP EVPN आए तो समझ जाओ भाई यहाँ पे ना एंड पॉइंट की या एंड यूज़र्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर हो रही है, या ये कह लें कि एक कंट्रोल प्लान प्रोटोकॉल है। तो MPBGP ये इंश्योर करता है कि आपके जो यहाँ टेबल मेंटेन हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन बाकी डेटा सेंटर पे चली जाए, बाकी डेटा सेंटर के स्पाइंस पे चली जाए। अब थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं स्क्रीन को। ओके, एंड पॉइंट की इन्फॉर्मेशन तो चली गई। अब जो एक्चुअल डाटा है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ये एक सर्वर लगा है और ये एक सर्वर रखा है या कंप्यूटर है, ये यूज़र है, ये इन्फॉर्मेशन दूसरे डेटा सेंटर पे कैसे जाएगी? वैसे ही जैसे कि लोकल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही थी, VXLAN यूज़ करते हुए, यहाँ पे भी VXLAN यूज़ होगा डेटा प्लान के लिए।
अब ये हमारा आर्किटेक्चर तो बन गया। अब इसमें देखिए कितनी आसानी है, क्योंकि जो भी चेंजेस मैं इधर कर रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं टेनेंट बना रहा हूँ, वो टेनेंट इधर ही बन जाएगा। ई पी जी वी आर एफ वॉट एवर, वो सब रेप्लिकेट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया कि मैंने सोचा यार कुछ हमारे यहाँ माइग्रेशन होनी है, ये वाला सर्वर उठा के दूसरी तरफ लगाना है। ज़ीरो टच माइग्रेशन हो जाएगी यहाँ पे। मुझे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं करनी है। मैं यहाँ से केबल निकालूंगा, यहाँ ले जाके लगा दूंगा। कोई वीलैन नहीं बनाना नया, कोई ईपीजी नया नहीं बनाना, सिंपल काम करना है। सर्वर उठाया और दूसरे डाटा सेंटर में लगा दिया, चल जाएगा। अब इसी तरह से अगर मैंने कहा यार मुझे एक और डाटा सेंटर ऐड करना है यहाँ पे, तो उस डाटा सेंटर की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो मुझे ज़ाहिर सी बात है करनी है। मुझे एपिक जो मैंने वहाँ पे लगाऊंगा उस पर मुझे यूज़र नेम पासवर्ड, टैप पूल, अच्छा टैप पूल जो है ना वो सबका यूनिक होना चाहिए, वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए। जब मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा उसके बाद जो मेरी जो एप्लीकेशन प्रोविजनिंग है, जो टेनेंट्स वगैरह मैं बनाऊंगा, वो सारे रेप्लिकेट हो जाएंगे DC3 में। कितना टाइम बचा, टाइम सेव हो गया, पूरा डाटा सेंटर बन गया थोड़ी देर में ही। खाली बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसके बाद जितनी कॉन्फ़िगरेशन थी एप्लीकेशन प्रोविजनिंग की वो ऑटोमेटिकली हो गई। अच्छा, अब मैंने शुरू में कहा था कि हमें लेयर 3 इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, लेकिन उसके ऊपर पिम बाई डायरेक्शनल अलाउ होना चाहिए या एनेबल होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब हम बम ट्रैफिक ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रैवल करवाते हैं एक डाटा सेंटर से दूसरे डाटा सेंटर में, तो हमें मल्टीकास्टिंग चाहिए होती है। अब बम ट्रैफिक क्या होता है? बम का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट, अननोन यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। अब बम ट्रैफिक क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ब्रिज डोमेन्स बने हुए हैं। अब जब इन ब्रिज डोमेन्स को आपस में कम्युनिकेशन करनी होती है तो हमें मल्टीकास्टिंग चाहिए होती है। इसीलिए हमें पिम चाहिए। ये जो कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन ब्रिज डोमेन टू ब्रिज डोमेन, ब्रिज डोमेन एंड ब्रिज डोमेन, ये इस कम्युनिकेशन को बम कम्युनिकेशन कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, यूनिकास्टिंग हो रही है, मल्टीकास्टिंग हो रही है। अब इस आर्किटेक्चर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हर टेक्नोलॉजी की कुछ लिमिटेशन और डाउनसाइड और बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि हमारे पास मैक्सिमम 12 पॉड्स हो सकते हैं। अच्छा, मैंने पहले बताया था DC और पॉड इंटरचेंजेबल है यहाँ पे हमारे लिए। अगर मेरे पास ऐसे 12 सेट बने हुए हैं या 14 सेट बने हुए हैं तो मैं मल्टी पॉड यूज़ नहीं कर सकता। अगर मेरे पास मैक्सिमम 12 हैं तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और इसी तरह से ये नंबर ऑफ़ स्पाइन कितने होने चाहिए एक पॉड में, या नंबर ऑफ़ लीफ नोड्स अक्रॉस ऑल पॉड्स कितने होने चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा सेम नहीं रहती है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि ये डिपेंड करती है रिलीज़ के ऊपर। अब जब भी ये वीडियो देखें, 1 साल बाद, 2 साल बाद, या अभी 1-2 महीने के बाद, तो एक काम ये करना है कि सिस्को की वेबसाइट पे जाके इसकी अपडेट ज़रूर देखनी है। जो हर साल सिस्को लाइव का इवेंट होता है उसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है सिस्को की वेबसाइट पे, तो ये चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जो हमारे पास ये IPN बना हुआ है, हम एक ही IPN को यूज़ कर सकते हैं
मल्टीपल टेनेंट्स के लिए। मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 टेनेंट्स बने हुए हैं, तो मैं एक ही आईपीएन को यूज़ करते हुए रेप्लिकेट कर सकता हूँ इसको। ये क्यों बता रहा हूँ, ये आगे स्लाइड में आएगा, इसको कंपेयर करेंगे दूसरे आर्किटेक्चर के साथ में। अब यहाँ पे ये डाटा सेंटर मल्टीपॉड आईपीएन जो हम यूज़ कर रहे हैं 2 डाटा सेंटर्स में, अब क्योंकि ये सेम चेंज डोमेन है तो इसको हम ओवरऑल सिंगल लार्ज फैब्रिक के या सिंगल लार्ज क्लाउड के तौर पे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये हैं तो 2 फिजिकल डाटा सेंटर्स, दोनों एक ही प्रेमिसेस में हो सकते हैं या एक ही सिटी में, या इतना डिस्टेंस है कि राउंड ट्रिप टाइम 50 या अंडर 50 है तो दो फिजिकल लोकेशन पे, लेकिन हम इसको एज अ सिंगल डाटा सेंटर अंडरस्टैंड करेंगे या एज अ सिंगल डाटा सेंटर कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक ही लार्ज क्लाउड है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट है। आपको ये पूछ सकता है यार ये बताओ आईपीएन क्या होता है। बेसिकली आईपीएन रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंशन ऑफ एसीआई फैब्रिक अंडरले इंफ्रास्ट्रक्चर को। कैसे, हमारे पास जो कुछ यहाँ पे था, इसकी जो कुछ DC1 में था अंडरले, उसकी ये कम्युनिकेशन करवा रहा है डाटा सेंटर 2 पे। इतना ही काम है आईपीएन का। अच्छा, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन हमारी फैब्रिक की है, इस कॉन्फ़िगरेशन का ताल्लुक दूसरे डाटा सेंटर की फैब्रिक की कॉन्फ़िगरेशन से नहीं है, राइट। ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गया था और ये भी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ हम इधर DC1 पे कॉन्फ़िगर करेंगे वो रेप्लिकेट हो जाएगा DC2 में, तो वो मैं एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। मैं वो जो आपकी एप्लीकेशन प्रोविजनिंग है, जो टेनेंट्स वगैरह बना रहे हैं, उसके पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया मल्टीपॉड स्ट्रेच फैब्रिक रिलीज 1.1 और मल्टीपॉड आईपीएन रिलीज 2.0। अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी साइट L3 आउट। मल्टी साइट L3 आउट या L2 आउट भी इसको यूज़ किया हुआ है लोगों ने। अब ये जो है लेगेसी टेक्नोलॉजी है, ये यूज़ नहीं होती, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। फिर इसका इम्प्रूव वर्जन आया मल्टी साइट ISN के साथ, तो उसको यूज़ किया जाता है। अब जब आपके पास टर्म मल्टी साइट आएगी तो पहली चीज़ ध्यान में आनी चाहिए, अच्छा यार ये हैं तो मल्टीपल डाटा सेंटर्स, लेकिन इसके अवेलेबिलिटी जोन या एपिक क्लस्टर दोनों डिफरेंट है, दोनों सेपरेट हैं, दोनों डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। को कह सकते हैं आप जोन ए, इसको कह सकते हैं अवेलेबिलिटी जोन बी। जो चेंजेस मैं इस डेटा सेंटर में करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने टेनेंट बनाया, वो रेप्लिकेट नहीं होगा दूसरी तरफ। अब यहाँ पे हमें दोनों साइड्स को कनेक्ट करने के लिए, दोनों साइड को लिंक करने के लिए, दोनों डाटा सेंटर्स को लिंक करने के लिए L3 आउट या L2 आउट की ज़रूरत है। जैसे हम पहले एक्सटर्नल EPG बना चुके हैं, उसी तरह से एक्सटर्नल EPG बनाएंगे और दोनों साइड्स को लिंक कर देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, इसकी लिमिटेशन ये है, पहले तो जो कुछ यहाँ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो दूसरी तरफ नहीं है, तो मैं यहाँ पे अगर मेरे पास एक सर्वर लगा हुआ है, इसको मैं माइग्रेट करूँगा दूसरी तरफ अगर फॉर एग्जांपल, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो EPG नहीं है जो यहाँ पे EPG बना हुआ है। यहाँ EPG A बना है, यहाँ पे EPG A एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मुझे पूरी वो कॉन्फ़िगरेशन उठा के दूसरी तरफ करनी पड़ेगी। टाइम कंज्यूमिंग है, और यहाँ पे सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं है। तो जो इसकी सबसे बड़ी डाउन साइड है या सबसे बड़ी लिमिटेशन है,
कि मुझे अगर मेरे पास लेट से टेनेंट बने हैं 10, तो मुझे 10 एक्सटर्नल ईपीजी बना के 10 L3 आउट बना के कम्युनिकेशन करवानी पड़ेगी। पर टेनेंट L3 आउट होता है, आप चाहिए होता है। ये लेगेसी है, लेगेसी टेक्नोलॉजी है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, इसको यूज़ नहीं करते। इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन आया वो था मल्टी साइट 3.0 रिलीज। जैसे हमारे पास टर्म आई मल्टी साइट, तो यहाँ पे भी सेपरेट अवेलेबिलिटी जोन और सिंगल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। ये सिमिलर है मल्टी पॉड के वर्जन 2 से, रिलीज 2 से। देखिए ये डायग्राम और ये डायग्राम, ये सिमिलर है। अब देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। देखने में तो लगता है मिलती जुलती हैं, लेकिन बहरहाल डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे हमारे पास दो साइट्स हैं, DC1 DC2 या पॉड 1 पॉड 2। अब इसको लिंक करने के लिए यहाँ भी हमें लेयर 3 कनेक्शन चाहिए। कुछ रूटर वगैरह लगे होंगे, लेयर 3 डिवाइस जो भी लगे हुए हैं। कनेक्शन यहाँ भी जो हम रूट बनाएंगे वो OSPF यूज़ करेंगे, वही VLAN 4 वगैरह OSPF। मल्टी पॉड सिंगल एपिक क्लस्टर में हम इसको, इस क्लाउड को IPN कह रहे थे, और यहाँ पे हम इस क्लाउड को ISN कहेंगे, इंटरसाइट नेटवर्क। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमें मल्टीकास्टिंग नहीं चाहिए। सिमिलरिटी ये कि यहाँ भी MPLS या लेयर 3 इंटरनेट यूज़ करेंगे। मल्टी पॉड सिंगल एपिक क्लस्टर में हमें लेयर 3 कनेक्शन के साथ पिम चाहिए था, मल्टीकास्टिंग चाहिए थी। मल्टी साइट मल्टीपल एपिक क्लस्टर में ISN यूज़ करते हुए हमें मल्टीकास्टिंग नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? पहले तो वहाँ पे मल्टीकास्टिंग यूज़ हो रही थी, और हमारा जो ब्रिज डोमेन अगर जो कम्युनिकेशन कर रहा था वो यूज़ कर रहा था, तो अब क्या करें? ब्रिज डोमेन कैसे कम्युनिकेशन करेगा दूसरी साइड पे? कर सकता है, क्योंकि इस सिनेरियो में स्पाइन टू स्पाइन हेड एंड टनल बनती है, और इसमें से बम ट्रैफिक ट्रैवल करता है। अब यहाँ पे भी हमारे पास MP BGP EVPN यूज़ हो रहा है एंड पॉइंट की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करवाने के लिए डाटा DC1 से DC2 की तरफ। ये चीज़ सेम है। और VXLAN यहाँ भी यूज़ हो रहा है, जो एक्चुअल आपका पेलोड है, या जो आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक यूज़र बैठा हुआ है, उसने हेलो भेजा यहाँ के यूज़र को, जो एक्चुअल कम्युनिकेशन होगी एंड टू एंड वो VXLAN ही यूज़ होगा यहाँ भी। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये डाउन साइड हैं। ये कह लें कि हमें यहाँ पे मोर नंबर ऑफ एपिक्स चाहिए होंगी, क्योंकि दोनों साइड इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। तो अगर हमें यहाँ पे 3 चाहिए तो यहाँ भी 3 चाहिए होगी, क्योंकि इस सिनेरियो में अभी तक ये इस 3 का हमारे पास बैकअप नहीं है, इस एपिक क्लस्टर का बैकअप नहीं है, इसलिए हमें मोर नंबर ऑफ एपिक क्लस्टर्स चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है ना, मैंने थोड़ा सा इसको ये गलत कर दिया। यहाँ पे कनेक्शन ये है, तो अभी देखते हैं कि MSO या मल्टी साइड ऑर्केस्ट्रेटर क्या है। तो अब मैंने कहा यार मुझे जो है ना एक ही पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं एक जगह बैठूँ और दोनों साइड्स को मैनेज कर लूँ। इसके लिए सिस्को ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, आप यूज़ कर लीजिए मल्टी साइड ऑर्केस्ट्रेटर, जो कि फिजिकली जो कि कनेक्ट है दोनों के एपेक्स से। अब ज़रूरी नहीं कि ये फिजिकली कनेक्ट हो, ये रिमोट लोकेशन पे भी हो सकता है। इस डायग्राम में दिखाया मैंने फिजिकल कनेक्शन, लेकिन ये कनेक्ट जो होगा वो एपेक्स से होगा, लेकिन इसकी लोकेशन जो है वो रिमोट भी हो सकती है।
अब मल्टीपॉड में हमने देखा था कि हमारे पास जो लेटेंसी थी वो 50 ms थी, लेकिन यहाँ पे 50 नहीं 500 ms है, 500 मिली सेकेंड टू 1 सेकेंड। अब ये इन दोनों को कंपेयर आगे करेंगे, यूज़ केस में देखेंगे कि कौन सा कब यूज़ करना है। अब यहाँ पे पहले ज़रा क्लीन कर लें। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो कुछ मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट दूसरी तरफ रेप्लिकेट नहीं होगी। लेकिन अब एक सिनेरियो ऐसा आ गया कि मेरा एक क्लाइंट है, कंपनी ए बी सी, ये कह रही है कि हमें यहाँ भी टेनेंट्स चाहिए और हमें यहाँ भी टेनेंट्स चाहिए। कोई मसला ही नहीं है। अब मैं इसके लिए एक नया टेनेंट बनाऊँगा और उसको स्ट्रेच कर दूँगा दूसरी तरफ। अब ये वाला टेनेंट एबीसी कंपनी का तो यहाँ पे आ गया। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे मेरे पास कंपनी डी बनी हुई है तो उसके ऊपर जो मैं चेंजेस करूँगा वो भी रेप्लिकेट हो जाएगी, वो नहीं होगी। सिर्फ एबीसी कंपनी का जो स्ट्रेच कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रेच टेनेंट वीआरएफ पेज डोमेन या एपीजीज हैं, वही रेप्लिकेट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हो गई मल्टी साइट में। एक तो चीज़ ये हो गई कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन मैं DC1 में करूँगा वो DC2 पे रेप्लिकेट नहीं होगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा क्लाइंट है वो DC1 और DC2 दोनों दोनों फिज़िकल लोकेशन पे मौजूद है। तो उसके लिए मैं कहूँगा ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं टेनेंट बनाता हूँ आपके लिए और उसको स्ट्रेच कर दूँगा, तो DC1 DC2 दोनों जगह एग्जिस्ट करेगा। फिर वो DC1 या पॉड 1 है, ये मेरे पास DC2 या पॉड 2 है, और ये एग्जाम्पल है मल्टी साइट की। अब मैंने बनाया, यहाँ पे मेरे पास टेनेंट्स बने हुए हैं, नंबर ऑफ टेनेंट्स हैं यहाँ पे मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ यार मुझे एक टेनेंट बनाना है जो कि स्ट्रेच हो जाए दूसरी तरफ, तो मैं ऐसे करूँगा। अब ये स्ट्रेच टेनेंट है, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो तो यहाँ चली जाएगी, लेकिन बाकी टेनेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन वो यहाँ पे करूँगा ना तो दूसरी तरफ चेंज नहीं होगी। मतलब यहाँ पे मेरी मर्ज़ी हो गई कि मैं कौन से टेनेंट को स्ट्रेच कर रहा हूँ और मैं कौन सी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट करवाना चाहता हूँ और कौन सी नहीं करवाना चाहता हूँ। ये इसका एक डिफरेंस है मल्टीपॉड से। दूसरा डिफरेंस ये है कि जब ये आपस में कनेक्ट होंगे तो हाँ, ये सही है कि मुझे L3 कनेक्शन चाहिए, मैं MPLS यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे मल्टीकास्टिंग नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मल्टीकास्टिंग। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ के ऊपर मैं, यहाँ पे जो आपका स्पाइन लगा हुआ है, स्पाइन टू स्पाइन हेड एंड टनल बन जाएगी। उस टनल के थ्रू मैं बम ट्रैफिक ट्रैवल कर सकता हूँ। ये भी इंटरव्यू का सवाल है। वो पूछ सकता है कि ये बताओ कि मल्टीपॉड और मल्टी साइड में बम ट्रैफिक के पर्सपेक्टिव से क्या डिफरेंस है। तो जवाब ये है कि मल्टीपॉड में बम ट्रैफिक मल्टीकास्टिंग के थ्रू, मल्टीकास्टिंग यूज़ करते हुए ट्रैवल करता है एक डाटा सेंटर से दूसरे डाटा सेंटर में, और मल्टी साइट में बम ट्रैफिक के लिए हेड एंड टनल बन जाती है बिटवीन स्पाइन ऑफ वन डाटा सेंटर एंड स्पाइन ऑफ द अदर डाटा सेंटर। इंटरव्यू का सवाल है। दूसरा सवाल इंटरव्यू में हो सकता है कि मल्टी साइट को मैं क्या टेक्नोलॉजी या क्या चीज़ सॉफ्टवेयर यूज़ कर लूँ कि मैं मल्टी साइट को सिंगल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट बना दूँ। तो जवाब है कि भाई आप MSO यूज़ कर लें। जैसे मैंने पहले बताया, दोबारा रिपीट करता हूँ कि MSO सिंगल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट तो यहाँ से बन गया, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जो कुछ मेरे पास DC1 में वो सब का सब रेप्लिकेट हो जाएगा DC2 में। ये नहीं है, सिर्फ सेलेक्टेड या जो मैं चाहूँगा वही कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रेच करूँगा।
ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि मल्टीपॉड और मल्टी साइट का आर्किटेक्चर क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। 11 टोटल लेक्चर हो गए, उसमें से 5-6 हमारे पास लैब्स थी। सारी लैब्स हमारी परफॉर्म की हैं हमारे जीनियस इंजीनियर साहब ने। अब यहाँ पे ये हैरान और परेशान बैठे हैं कि यार थोड़ी देर के बाद क्लाइंट से मीटिंग है, अब क्या रिकमेंड करें, मल्टी साइट के मल्टीपॉड, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो लेक्चर नंबर 12 देख लें और समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो ये लेक्चर नंबर 12 में मैंने क्या किया है कि कुछ लास्ट स्लाइड में यूज़ केसेस और कंसिडरेशन लिख दिए हैं। जो कंसिडरेशंस हैं ये खाली ये नहीं है, और भी बहुत सारी हैं। जब आप क्लाइंट से मीटिंग करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट लें, अवेलेबल रिसोर्सेज देखें क्या है, सबको नोट डाउन करें कॉपी पे, और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि मल्टीपॉड यूज़ करना है कि मल्टी साइड यूज़ करना है। पहले से कोई नहीं बता सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि यार मैं सिर्फ मल्टी साइड ही यूज़ करता हूँ मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होता। जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 डाटा सेंटर हैं, एक आपका है न्यूयॉर्क सिटी में, एक एक आपका है दुबई में। अगर इनका डिस्टेंस 50 ms से ज़्यादा है तब तो ये कन्फर्म है कि भाई आप मल्टीपॉड यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको मल्टी साइट ही यूज़ करना है। अब मल्टी साइट जो है वो बेस्ट चॉइस होती है डिज़ास्टर रिकवरी के लिए नॉर्मली, या इस तरह के डाटा सेंटर के लिए जिसकी लेटेंसी जो है वो मोर देन 550 ms है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 ms है तो मैं मल्टी साइट यूज़ करूँगा। तो अगर मेरे पास डाटा सेंटर है यहाँ पे एक DC1, DC2, मैं चाहता हूँ जो कुछ चेंजेस मैं यहाँ पे करूँ वो रेप्लिकेट नहीं हो दूसरी तरफ, मल्टी साइट यूज़ कर लूँगा मैं। अब फिर मल्टी साइट कहता है भाई साहब मैं जो हूँ वो सिर्फ एक्टिव स्टैंड बाय के लिए नहीं हूँ, मैं एक्टिव एक्टिव भी सर्विस दे सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं कि मल्टी साइट कैन ऑल्सो बी यूज एज एक्टिव एक्टिव डाटा सेंटर। कैसे? जैसे मैंने पहले बताया लेक्चर में, पहले स्लाइड में बताया कि आप यहाँ पे टेनेंट बनाएं, VRF बनाएं, ब्रिज डोमेन बनाएं और उसको स्ट्रेच कर दें दूसरी तरफ। अब जो रेप्लिकेशन होगी वो सिर्फ इन स्ट्रेच ऑब्जेक्ट्स की होगी, जो मैंने अभी ब्लैक स्क्रीन पे एग्जांपल देके भी बताया। अब देखते हैं कि मल्टीपॉड क्या कहता है। मल्टीपॉड कहता है कि भाई हम भी एक्टिव एक्टिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप फिक्र नहीं करें। ठीक है, तो अब एक्टिव एक्टिव सर्विस देखते हैं मल्टीपॉड की कैसी है। मेरे पास डेटा सेंटर हैं 3-4, फॉर एग्जांपल सारे लंदन में। ये मेरा प्राइमरी है, ये स्टैंड बाय है, और ये ओके लेट्स से 2 डाटा सेंटर है और स्टैंड बाय इसकी कोलोकेशन है। कर सकते हैं एक्टिव एक्टिव, यकीनन 50 ms से कम लेटेंसी होगी, सब लंदन में। उसके बाद जैसे अभी पहले बताया कि मल्टीपॉड आपका सिंगल चेंज होता है, जो भी यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो रेप्लिकेट हो जाएगी। ये लास्ट पॉइंट भी मैं पहले बता चुका हूँ। बेसिकली ये जो मैं अभी से स्क्रीन पे जो कुछ लिखा है ये सब हम पिछली स्लाइड में कवर कर चुके हैं, ये सिर्फ उसका रिवीजन हो रहा है। मल्टीपॉड जो है वो 12 पॉड्स तक जा सकता है। मल्टीपॉड आर्किटेक्चर मेरे पास अगर 12 डाटा सेंटर या 12 पॉड्स हैं तो मैं मल्टीपॉड यूज़ करूँगा। अगर मेरे पास 24 हैं तो मैं क्या करूँगा, तो भी यूज़ कर सकता हूँ मल्टीपॉड। कैसे? मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे बारह पॉड्स लगे हैं, यहाँ भी 12 पॉड्स हैं। अब मैं इन दोनों को मैनेज करूँगा MSO से। है मेरे पास 24 पॉड टोटल, मैंने कहा ठीक है मैं 12 एक तरफ लगाता हूँ, 12 दूसरी तरफ लगाता हूँ, और दोनों को मैनेज कर लेता हूँ MSO से, मल्टी साइड ऑर्केस्ट्रेटर से। ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, समरी ये है कि पहले से कोई नहीं बता सकता आपको कौन सी आर्किटेक्चर यूज़ करना है, जब तक कि आपके पास रिक्वायरमेंट और अवेलेबल रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन नहीं हो। राइट, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ सिस्को ACI डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कमेंट सेक्शन में देखा है मैंने कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके जवाब भी दिए जा रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि ये सीरीज़ काफ़ी यूज़फुल है
आप लोगों को यकीन इससे हेल्प हो रही है। ये लास्ट लेक्चर था इस सीरीज़ का। अब दूसरी किसी सीरीज़ में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। गुड लक ऑन योर ACI जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन।